हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइपीडिया। सो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की विज्ञान हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी के थ्रू। सो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सो उसमें हमने समीकरण किस तरीके से लिखते हैं वो देखा था, संतुलित किस तरीके से करते हैं एक असंतुलित समीकरण को, वो हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं। सो इस लेक्चर को एंड तक ध्यान से देखिए। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है। सो रासायनिक अभिक्रिया में एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली हमने इसके प्रीवियस क्लास 9th में भी अपन ने पढ़ा है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, और ना ही परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब केमिकल रिएक्शन, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उनके जो तत्वों के परमाणुओं के बीच के जो बंध होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं और फिर वो रीअरेंज होके एक नया तत्व का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। सो ऐसी क्या होती है, अपनी हमारे पास 5 प्रकार की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग अभिक्रियाएं होती है, जिनको कि नाम दे रखे हैं अलग अलग। सो हमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हमें क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसके प्रकार बताइए, या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझाइए विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ में समझाइए। सो हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सो हम डालेंगे हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सो रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सो हमारे पास क्या है, 5 प्रकार है। 5 प्रकार है, पहले नाम याद पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक से सभी को लेंगे और फिर उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ में। सो पहला आता है कि अपना संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे आता है क्या, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसे हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उपचयन अपचयन, ये 2 है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। सो हम बेसिक्स एग्जाम्पल के साथ में जो है इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेक्चर को एंड तक देखिए, और अगर कोई डाउट नहीं आता है, डाउट अगर आपको नहीं आएगा, वैसे तो अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो संयोजन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं हम फर्स्ट नंबर पे। अब हम बात कर लेते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या होता था, हमने लिखा था इधर साइड में जो होता है लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये क्या है अपना राइट हैंड साइड है। सो ये अपने क्या होते थे, ये अपने होते थे कि अभिकारक और रिएक्टेंट्स जिसको बोलते थे, और आरएचएस में क्या होते थे, उत्पाद। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये रहा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है, एकल उत्पाद बना रहा है। इसे बोलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में मिलने पर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और कुछ क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है इसमें से। ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी में मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, प्लस कुछ उष्मा निकल जाती है। इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स मतलब कि अभिकारक मिलकर क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें यहाँ पे हिंदी में भी लिख देना है कि
कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, ये आप लिख देना। और बात कर लेते हैं अब एक फैक्ट की कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। इसे हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, सबने देखा होगा, दीवारों पर पेंट करने के लिए, दीवारों पर कलर करने के लिए, कलर करने के लिए। एक्चुअली में होता क्या है कि बिना बुझा हुआ चूना है ये, और ये क्या होता है पानी में डालने पे एक्वस हो जाता है, बुझ जाता है। इसके बाद में हम CaOH का होल ट्वाइस इस एक्वस को जो है दीवारों पर लगा देते हैं। दीवारों पर लगाने के बाद में इसमें क्या रिएक्शन होती है, दीवारों पर लगाने के बाद में CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, एक्वस है, ये क्या कर लेता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हमारे वातावरण में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस, इससे रिएक्ट कर लेता है। रिएक्ट करने के बाद में ये क्या हमें बता देता है, ये हमें दे देता है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है, और हमारी दीवार को जो है ये क्या बना देता है, चमकदार बना देता है। सो इस तरीके से जो है हम इसका यूज़ कर लेते हैं क्या, वॉल को पेंट करने के लिए। सो इस तरीके से इसकी रिएक्शन आ जाती है, और यहाँ पे कुछ वाटर बच जाता है, वाटर बच जाता है यहाँ पे कुछ, ठीक है, वाटर निकलेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। सो इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा थिंग है, ये भी आपको क्या करना, क्या है, याद रहना चाहिए। बात कर लेते हैं अब क्या, सेकंड नंबर की हमारी अभिक्रिया की। सेकंड नंबर की रासायनिक अभिक्रिया डिस्कस करने के पहले इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हमने देखते हैं कि कोयले का दहन, कोयले के दहन में क्या होता है कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला कितना होता है, O2 होता है, ठीक है, गैस। तो ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये हमें याद रखना है एग्जाम्पल। उसके बाद में क्या होता है कि H2O, पानी कैसे बनता है, पानी कैसे बनता है वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है H2, और ये क्या होती है ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, दो रिएक्टेंट्स है, टू रिएक्टेंट्स है ये, ठीक है, टू रिएक्टेंट से मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास दो एग्जांपल आ गए, एक तो वो हो गया कोयले का दहन और दूसरा हो गया क्या, पानी का बनना। अब इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ अभिक्रिया, जैसे कि हमने अभी पिछली अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें ऊष्मा निकल रही थी, ऊष्मा निकल रही थी, ठीक है ना, कुछ ऊर्जा निकल रही थी। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद के साथ में कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो CH4 मीथेन, CH4 गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी दे देता है, वाटर, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल जाती है, कुछ ऊर्जा निकल जाती है। तो हम इसे कह सकते हैं क्या कि यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आपको दे दिया शब्दों के रूप में कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करती है, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, और संयोजन अभिक्रिया है या नहीं है। सो इस तरीके से ही आ जाता है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन देख लेंगे सेकेंड नंबर की अभिक्रिया। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, वियोजन अपघटन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, हमारी सेकेंड नंबर की क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। तो इसमें क्या होता है कि क्या, इस ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एकल अभिकर्मक या फिर एकल अभिकारक जो है छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, टूट जाता है, दो या दो से ज्यादा। तो इसे हम क्या करते हैं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे हम कहते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो FeSO4 फेरस सल्फेट को क्या करना है, अपने गर्म करके लिया है, लेबोरेटरी में गर्म कर लिया है FeSO4
फेरस सल्फेट, इसको जब गर्म करेंगे मतलब कि हमने उष्मा प्रदान की। यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसके बोलते थे क्या, उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक बोलते थे इन्हें। तो ये क्या हो गया, उष्मा प्रदान की, तो ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है, उसी में फेरिक ऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें क्या मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है। ये जो फॉर्म है यहाँ पे क्या है, डाई क्यों आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो जैसे जैसे आप याद पढ़ोगे आपको याद होते जाएंगे और आपको याद भी करना है। तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, फिर से आगे अपने चूना पत्थर अगर CaCO3, ये क्या होता था अपना, अभी पिछले में पढ़ा था हमने कि संयोजन अभिक्रिया में कि CO से COH का होल्ड वाइज बनता था, एंड उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके CaCO3 जो अपन ने पुताई कर दी, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके जो पदार्थ बनता था वो बोलता था चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर CaCO3, और संगमरमर जो होता है ना उसका भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है। तो CaCO3 उष्मा प्रदान की से, तो ये CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो गया। ये भी क्या है, उसका वियोजन अपघटन अभिक्रिया एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है कि एकल अभिकर्मक, ये क्या है अपना, ये अपने क्या है, ये अपने क्या अभिकर्मक, और ये क्या है अपने, ये अपने क्या है, उत्पाद है। तो एकल अभिकर्मक मतलब कि एक अभिकर्मक जो है उष्मा प्रदान करने पर 2 छोटे उत्पाद में बढ़ रहा है, तो इससे हम क्या कर देंगे, वियोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि AgCl जो है, AgCl सिल्वर क्लोराइड क्या होता है कि सफेद रंग का होता है, ये पहले, ठीक है, सफेद रंग का होता है, और जब इसे हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका कलर जो होता है मद्दा आ जाता है, ठीक है, और ये 2Ag प्लस Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2Ag जो सिल्वर जो यहाँ पे क्या मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और यहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। तो ये क्या हो गया हमारे एग्जाम्पल जो वियोजन अपघटन अभिक्रिया के। अब बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट अभिक्रिया की। बात कर लेते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया की, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे क्या करते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आयरन जो है, आयरन Fe से डिनोट करते हैं आयरन को, ठीक है। ये अपने क्या है, इधर वाले रिएक्टेंट्स है या फिर अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक है, और इधर वाले क्या है, अपने उत्पाद है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट से मिलके CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। तो आयरन कॉपर सल्फेट से मिलके आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो आयरन जो है Fe सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, उससे मिलकर यहाँ पे क्या कर रहा है, Fe क्या कर रहा है, इस पे कब्जा कर ले रहा है, Cu को यहाँ से भगा दे रहा है, और Fe यहाँ पे लग जा रहा है। Fe यहाँ पे आ गया SO4 के साथ में, और कॉपर को भगा दिया उसने, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आयरन ने इस पे कब्जा जमा लिया। ऐसी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि जिंक, ZnS, ये क्या है, जिंक क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या करा जाता है, जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को भगा देता है। मतलब कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जिंक CuSO4 पे कब्जा कर रहा है, मतलब कि जिंक क्या है, ज़्यादा प्रभावशाली है Cu से, ठीक है, प्रभावशाली, मतलब कि जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा वो वहाँ पे जाके रहने लगेगा, और जो कमज़ोर रहेगा उसको वहाँ से वो भगा देगा। तो इस तरीके से रिएक्शन है ये विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर दिया इसको, इसके स्थान से डिस्प्लेस कर दिया, इसको भगा दिया, और वहाँ पे जाके उसकी संपत्ति पे जाके जो उसने कब्जा कर लिया। तो ये होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो बहुत ही ईजी वे में है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। सो 4th नंबर पे बात कर लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास में 4थे नंबर पे आ जाती है कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह जो होते हैं क्या आपस में विस्थापन हो जाता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। या फिर और अच्छे से समझे तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह या फिर क्या आयनों का क्या हो जाता है,
आयनों का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, मतलब कि एक दूसरे की पोजीशन ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो एग्जाम्पल हमारे पास है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें क्या हो रहा है अपना, इसमें अपना क्या हो रहा है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है हमारे पास में, वो बेरियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसको फॉर्मूला होता है, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। तो इससे ये बन जाता है BaSO4 बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे निकल जाता है जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे BaSO4 क्या हो गया अपने को, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, आयनों का विस्थापन किस तरीके से होता है, देखो आयन होता है क्या, क्या होता है, Ba की वैलेंसी +2 होती है, Ba2 प्लस, ठीक है। उसके बाद में SO4 क्या होता है, SO4 क्या होता है, 2- होता है, ठीक है, SO4 2- होता है। सो Ba2 प्लस और SO4 2-, Ba2 प्लस और SO4 2-। सो यहाँ पे आ जाएगा क्या, Ba2 प्लस और SO4 2-। तो यहाँ से SO4 2 निकल जाएगा, SO4 2-, और यहाँ से निकल जाएगा Ba2 प्लस, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट बना लेंगे। और Na के साथ में क्या आ जाएगा, Na2 और Cl2, और Na का क्या होता है, Na होता है +1 और Cl क्या होता है, -1, वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन। तो Na इसको चाहिए क्या, एक चाहिए इसको, और इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो ये इसको दे देगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बना लेते हैं क्या, NaCl, और इन दोनों के बीच में 2, इसको 2 चाहिए और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना, BaSO4 बन जाएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये होता है हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सफ़ेद कलर का होता है, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है जो कि क्या घुलता नहीं है। सो उसे बोलते हैं हम क्या, अवक्षेप क्या होता है, जो कि विलेय नहीं होता है, ठीक है, विलेय नहीं होता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि हमें अवक्षेप मिले, वो क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लिया, जिसमें कि क्या दो अलग अलग परमाणु और परमाणुओं के समूह या फिर आयन आपस में क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो ये फिर उसका हमने एग्जाम्पल देख लिया। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि Ba2 प्लस इसकी 2 वैलेंसी होती है, इसकी भी SO4 2- हो जाता है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों मिलकर BaSO4 बना लेता है और NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देता है। फिर बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है, अपना वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का फॉर्म होता है। ये हमें पता कैसे चला, ये सब जो है लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, आप भी आपके स्कूल में टेस्ट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम ले लेंगे क्या, Na2SO4 एक्वस ले लेंगे और BaCl2 ले लेंगे, दोनों की रिएक्शन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा हमें, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होगा, अविलेय रहेगा। तो जो अविलेय रहेगा मतलब कि यहाँ पर BaSO4 जो है वो क्या है, अपना अवक्षेप है, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अभिकारक ये अपने होंगे कि अभिकारक इधर वाले इधर हो गए रिएक्टेंट। सो अभिकारक मिलकर जो है एक अवक्षेप का निर्माण करते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं क्या, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। अब हमारे पास बच जाती है क्या, लास्ट अभिक्रिया, 5th नंबर की अभिक्रिया। सो लास्ट नंबर पे 5th नंबर पे जो हमारे पास अभिक्रिया आती है, उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो होता है वो एक अभिकारक तो होता है क्या, उपचयित होता है, और दूसरा क्या होता है, अपचयित होता है, अपचयन होता है। पहले का उपचयन होता है, दूसरे का अपचयन होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इनका नाम जो होता है वो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं इन्हें हम, रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं जानता हूँ कि आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, इसके लिए क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले नंबर पे ले लेते हैं क्या, उपचयन मतलब कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक्चुअली में होता क्या है कि जब अभिक्रिया करते समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें कि क्या हमें पता करना रहेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो हमने क्या पढ़ लिया, उपचयन मतलब कि ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है किसी पदार्थ में, तो ये हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं क्या,
अपचयन रिडक्शन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि क्या अभिक्रिया होते समय पदार्थ में क्या हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब कि क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया। याद रख लो, इसमें क्या है अपचयन ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या है अपचयन, यह उपचयन ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, इसमें ऑक्सीजन में ह्रास हो रहा है। याद कैसे रखेंगे, याद इसका इंग्लिश में नाम याद रखो आप, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है, O आ रहा है, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि ऑक्सीडेशन है मतलब कि O2, तो इसमें क्या आ रहा है O, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, और रिडक्शन है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपना, कि इसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो उपचयन की ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या ले लिया हमने 2Cu + O2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको गर्म करा तो हमें 2CuO मिल गया। मतलब कि कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो गया अपना उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखो, ऑक्सीडेशन से O, आपको आसानी होगी याद रखने में। दूसरा क्या बात कर लेते हैं, अपचयन में क्या होता है, हमने एग्जांपल ले लिया, ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन का, तो CuO कॉपर का ऑक्साइड है ये, प्लस H2, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और H2O, तो यहाँ पे CuO के साथ में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका ह्रास हो गया, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया अपना। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे अगर ओवरऑल बात कर ले अब इसकी, मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो CuO + H2 हो जाएगा, Cu + H2O, यही वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, एक तो ये हो गया H2, ये ऐसा जा रहा है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ से ले गया और इधर जाकर यहाँ पे एरो लगा दिया, तो ये अपने क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये अपनी आगे की उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे CuO में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ये अपनी क्या हो गई, अपनी अपचयन। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन जुड़ेगी, अपचयन है, ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है, ये क्या अपना आ गया, रिडक्शन। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ZnO + C कार्बन, तो ये मिलकर बन जाता है क्या, Zn और Cu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ZnO का देखें तो ZnO यहाँ पे जा रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो ये अपने क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और C कार्बन के साथ में ये बना रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये अपने क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये अपने क्या हो गया, अपना ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये थे क्या टाइप्स ऑफ ये केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमने 5 प्रकार के पढ़े। ठीक है, और इसके आगे जो है हमें अब थोड़ी सी थ्योरी हमारी बच गई है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, संचारण की। ये एक्स्ट्रा थ्योरी है, हमारी बुक में प्रोवाइड की गई है। इससे भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक है, संचारण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोजन। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं इंग्लिश में भी वर्ड लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर जो है कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ लोग MBBS करते हैं, और आगे चलकर जो है पूरा सिलेबस जो है इंग्लिश में ही है। तो आपको जो है ये बेसिक चीज़ें जो है, कोरोजन तो क्या है, डेली जो अपनी लाइफ में घटने वाली ये क्रिया है। हम देखते ही है, लोहे में जंग लगना जो है कोरोजन का एग्जाम्पल है, उसको हम देखेंगे अभी किस तरीके से होता है। संचारण क्या होता है, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है कि जब कोई धातु अपनी आसपास की आर्द्रता या फिर अम्ल के साथ में क्या करती है, संपर्क कर देती है, तो वो संचरित हो जाती है, उसके साथ में रिएक्ट कर लेती है। तो उसे क्या बोलते हैं, इस ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। मतलब कि जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल और आर्द्रता आदि के साथ संपर्क में आती है तब ये संचरित होती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। मतलब कि कोई चीज़ पड़ी है, जैसे कि यहाँ पे लोहा पड़ा है, आयरन पड़ा है। ठीक है, इस एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, आयरन पड़ा है यहाँ पे। उसके बाद में इसमें क्या है, ये O2 है, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, और इसमें कुछ आर्द्रता भी है, वाटर भी है, पानी के मॉलिक्यूल्स भी है एयर में। तो ये क्या करेंगे, इसके साथ में रिएक्ट करके जो है कुछ कंपाउंड बना लेंगे, और उसके क्या कर देंगे, रस्ट कर देंगे। रस्ट मतलब कि उसको बारीक टुकड़ों में जो है विभाजित कर देंगे, और ये हमारा क्या होता है कि ब्राउन कलर का पाउडर यहाँ पे निकल के आता है।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये क्या हो, इसका क्या हो गया, कोरोजन हो गया, कोरोजन हो गया। अब मैंने आपको डायग्राम प्रोवाइड कर दिया है, उसमें क्या है आपको अच्छी तरीके से जो है बताया गया है कि कैसे Fe जो है एटमॉस्फेयर में कैसे रिएक्ट करता है और ये रस्ट करके ब्राउन पाउडर का निर्माण कर देता है। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल की बात करें तो चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर काली परत क्या होता है कि 2Ag सिल्वर का फॉर्मूला है, चांदी का फॉर्मूला 2Ag प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये ब्लैक कोटिंग के साथ में Ag2S प्लस H2 को फॉर्म कर देता है। चांदी के ऊपर आपने देखा होगा आभूषण जितने भी होते हैं चांदी के, वो कुछ समय बाद में जो है काले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, कोरोजन के कारण ही ये होता है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं क्या, तांबे के ऊपर हरी परत। तांबे के ऊपर आपने किचन में देखा होगा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं उसमें कुछ समय पश्चात जो होते हैं वो हरी कलर की जो है लेयर बन जाती है उस पर अपने आप, जिसे हमें साफ करते रहना पड़ता है। इसी कारण से ये किस तरीके से होती है, ये कोरोजन के कारण होती है। उसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो ये क्या होते हैं 2Cu प्लस H2CO2 और O2, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक है। एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो है ये, और ये क्या अपना हो गया क्या, कॉपर। तो ये रिएक्ट करके क्या बना देता है, CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ये ग्रीन कलर की क्या कर लेता है, लेयर फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोरोजन। कोरोजन मतलब कि अपने आसपास की चीज़ों के साथ में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेना या फिर उसको ख़राब कर देना। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि लोहे की कोई भी चीज़ हो उस पर जंग लग जाता है और वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, जिसके कारण कि हमें क्या होता है, उसका बहुत पैसा खर्च होता है उसको ठीक ठाक से रखने के लिए। इसको हम संचरित कैसे करते हैं, संचरण का समाधान क्या है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब कि होता है क्या, इंग्लिश में रैंसिडिटी। रैंसिडिटी एक्चुअल में विकृत गंधिता होता है क्या है कि क्या होता है कि वसायुक्त या फिर तेलीय चीज़ें जो होती है उनको क्या होती है कि कुछ समय तक हम रखते हैं तो उसमें उसकी जो स्मेल में होती है और उसके टेस्ट में जो है कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब कि क्या होता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वो उस समय पे क्या होता है कि इसकी विकृत गंधिता वाली कंडीशन जो है वहाँ पे बन जाती है। मतलब कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, अर्थात उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है, सो क्या हो गया कि उपचयित हो गई वो। उपचयित मतलब कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया मतलब कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो उसमें क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया, मतलब उसका स्वाद चेंज हो गया और उसकी गंध भी चेंज हो गई। तो उसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो इसका है नहीं, जितनी भी तेल की जो सामग्री रहेगी इसमें भी वसा है, वो सब चीज़ों में ये जो है ये वाला होता है। अगर हम इसे कम कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर हम इसे एक ऐसे बर्तन में रखें, ऐसे बर्तन में रखें जिसमें कि क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन मुक्त है, ऑक्सीजन मुक्त है, तो क्या होता है, विकृत संगीता की जो है ना इसमें कमी आ जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि चिप्स तो हम सभी खाते हैं। चिप्स के पैकेट जो होते हैं, चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ऑक्सीजन क्यों नहीं भरते। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन भरेंगे, ऑक्सीजन भर देंगे हम, ठीक है, ऑक्सीजन भर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी, तो बहुत जल्दी होगी, तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाता है कि इसमें हम नाइट्रोजन भरते हैं। नाइट्रोजन भरने से क्या होता है, इसमें क्या कर देता है, वो उसको कमी ला देता है, कमी ला देता है। कमी क्या में ला देता है, इसके अपचयन में, उपचयन में कमी के लिए जो है हम उसमें क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। सो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी समीकरण जो है उनको संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। और आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने क्या करे 5 प्रकार के पढ़े, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़े, विद एग्जाम्पल पढ़े, और फिर बाद में हमने कोरोजन देखा और रैंसिडिटी देखा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपको अगर कोई डाउट है थ्योरी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैं।